रूपनगर गांव की गलियां, जो कभी गर्मियों की शाम को बच्चों के शोर से गूंजती थीं, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबी थीं। सूरज बादलों की ओट में कहीं छिप गया था और चारों तरफ केवल कोहरे की एक धुंधली चादर दिखाई दे रही थी। हवा में ऐसी बर्फीली चुभन थी जैसे वो खाल को चीरकर हड्डियों तक पहुंचाना चाहती हो। लखन, जो पेशे से एक छोटा किसान था, अपने कच्चे घर की दहलीज पर खड़ा कांपते हुए आसमान को देख रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए एक पुरानी और घिसी हुई लोई थी, जो ठंड को रोकने में पूरी तरह नाकाम थी। घर के भीतर मिट्टी के चूल्हे से निकलता धुआं छत की खपरेनों के बीच फंस रहा था। गर्मी के दिनों में जिस फ्रिज ने इस घर को खुशियां दी थीं, वो अब एक कोने में धूल खा रहा था, क्योंकि अब ठंडे पानी की नहीं बल्कि उस गर्माहट की ज़रूरत थी जो शायद उनके नसीब में नहीं थी। घर के भीतर का दृश्य और भी हृदय विदारक था। 8 साल का नन्हा करण एक पुराने फटे हुए बिस्तर में दुबका हुआ था। उसकी रजाई की रुई जगह जगह से निकल चुकी थी और उसमें हुए बड़े बड़े छेद बर्फीली हवाओं को सीधा उसके नन्हे शरीर तक पहुंचा रहे थे। वो अपनी माँ सरला के पास गया, जो गीली लकड़ियों से आग जलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माँ, आज कितनी ज्यादा ठंड है। देखो ना, मेरी रजाई पूरी फट गई है। इसमें से ठंडी हवा अंदर आती है और मुझे रात भर नींद नहीं आती। पिताजी को बोलो ना कि मेरे लिए एक नया कंबल और रजाई ले आएं। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे ठंड लग रही है, पर क्या करें, अभी हमारे पास नया कंबल खरीदने के पैसे नहीं हैं। तू अपनी इस पुरानी रजाई के ऊपर मेरी ये चादर डाल ले, शायद थोड़ी राहत मिले। अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा बेटा। सरला ने एक लंबी ठंडी सांस ली और करण को अपने सीने से लगा लिया। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। वो जानती थी कि घर में अनाज के कुछ दानों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। फ्रिज की किस्तों और पिछली फसल के नुकसान ने उनकी कमर तोड़ दी थी। वो अपने बेटे की आंखों में छिपी उम्मीद को देख रही थी, लेकिन उसके पास देने के लिए केवल खोखले दिलासे थे। तभी घर का भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक चरमराहट के साथ खुला। लखन अंदर आया। उसके कंधे झुके हुए थे और सिर पर लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर था। उसके चेहरे की झुर्रियों में ओस की बूंदें जमी थीं और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। वो कांपते हुए चूल्हे के पास बैठ गया, लेकिन आग अभी भी सुलग नहीं पाई थी। आज तो गजब का पाला पड़ा है सरला। बाहर तो जैसे खून जमा देने वाली हवा चल रही है। खेत में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो फसल की देखभाल करना भी भारी पड़ेगा। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए लखन जी। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? देखिए ना, करण की रजाई भी पूरी फट चुकी है। बेचारा रात भर ठिठुरता रहता है। हम कब तक इस गरीबी और ठंड से लड़ते रहेंगे? मैं समझता हूँ सरला, पर क्या करूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी किस्मत जैसे हमसे रूठी हुई है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं शहर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या इंतजाम हो सकता है। पापा, क्या आप मेरे लिए वो बिजली वाला हीटर ला सकते हैं? मैंने सुना है उससे पूरा कमरा गर्म हो जाता है। और मेरी रजाई भी ठीक करवा दीजिए ना, मुझे बहुत ठंड लगती है। बेटा, तू बहादुर है। तू बस थोड़ा हौसला रख। तेरा बाप आज शहर जाएगा और तेरे लिए गर्माहट का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ कर लाएगा। मैं तुझे और तेरी माँ को इस ठंड में नहीं तड़पने दूंगा। करण की मासूम फरमाइश ने लखन के कलेजे को छलनी कर दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो अपने बच्चे को एक गर्म बिस्तर भी ना दे सके। लखन की आंखों में बेबसी के आंसू थे, पर उसने उन्हें पी लिया। अगली सुबह जब गांव के लोग अभी रजाइयों में दुबके थे, लखन अपनी पुरानी साइकिल लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। ठंडी हवाएं उसके सीने से टकरा रही थीं, लेकिन उसके मन में अपने बेटे का चेहरा घूम रहा था। शहर का बाजार चकाचौंध से भरा था। बड़े बड़े शोरूमों में कांच के पीछे रखे हीटर और मखमली कंबल गरीबों का मजाक उड़ाते प्रतीत हो रहे थे। लखन एक आलीशान दुकान के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर संकोच के साथ अंदर दाखिल हुआ। साहब, ये जो छोटा वाला हीटर है, इसकी क्या कीमत है? और वो जो मोटा कंबल कोने में रखा है, वो कितने का है? मेरे घर में बहुत ठंड है और मेरा बेटा बीमार पड़ रहा है। साहब, मेरे पास तो कुल मिलाकर 1200 रुपये हैं। क्या इतने में कुछ मिल सकता है? मेरे बेटे की रजाई भी फट गई है। क्या आप उसे ठीक करने का कुछ दे सकते हैं?
भाई साहब ये जापानी हीटर 4500 का है और कंबल 3000 रुपए का। यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते हैं, पैसे नहीं है तो किस्तों पर ले जाओ। नहीं, मैं कर्ज के जाल में नहीं फंसूंगा। आज 600 रुपए की किश्त भरूंगा तो कल रोटी के लिए तरसूंगा। मुझे अपनी मेहनत से ही कुछ करना होगा। दुकानदार की बातों ने लखन के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। उसे महसूस हुआ कि बाजार की चमक केवल उन्हीं के लिए है जिनकी जेब गर्म है, और सिर झुकाकर बाहर निकल आया। वो कुछ देर तक सड़क किनारे बैठा रहा। हार मानकर घर लौटने का ख्याल उसके मन में आया, पर तभी उसे वो पुरानी फ्रिज वाली दुकान याद आई। फ्रिज लेते वक्त भी मुझे पुरानी दुकान से रास्ता मिला था, शायद आज भी वहीं कुछ मिल जाए। उसने सोचा कि शायद कबाड़ की गलियों में कोई उम्मीद छिपी हो। वो शहर के उस पुराने इलाके में पहुंचा जहां धुआं, शोर और जंग लगा लोहा बिखरा पड़ा था। वहां एक दुकान के बाहर एक भारी भरकम सिलाई मशीन धूल भांक रही थी। लखन ने उसे गौर से देखा। वो लोहे की बनी पुरानी और मजबूत मशीन थी। लखन के दिमाग में एक विचार कौंधा कि अगर वो इसे ठीक कर ले तो सरला घर की फटी रजाइयों को फिर से नया बना सकती है। भाई साहब, ये सिलाई मशीन क्या बेचनी है? इसकी हालत तो काफी खराब लग रही है। क्या ये चलती भी है? अरे भाई, ये पुरानी मशीन है, चक्का जाम है, कबाड़ में पड़ी है। अगर चाहिए तो 1000 में ले जाओ। 1000 रुपए? ठीक है भाई, ये लो पैसे, मैं इसे ले जाऊंगा। मुझे यकीन है कि अगर इरादा पक्का हो तो पुरानी चीजें भी नई जान दे सकती हैं। लखन ने अपनी आखिरी जमा पूंजी उस मशीन पर लगा दी। उसने भारी मशीन को अपनी साइकिल के पीछे रस्सी से बड़े जतन से बांधा। रास्ते भर वो साइकिल को पैदल खींचते हुए लाया, क्योंकि मशीन का वजन बहुत ज्यादा था। जब वो घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। सरला और करण दरवाजे पर उसकी राह देख रहे थे। लखन जी, आप ये क्या उठा लाए? हमारे पास पहले ही ओढ़ने को कुछ नहीं है और आप ये लोहे का कबाड़ ले आए। क्या हम इसे ओढ़कर सोएंगे? करण की रजाई का क्या हुआ? सरला, तुम सिर्फ इस मशीन का जंग देख रही हो, पर मैं इसमें अपना भविष्य देख रहा हूँ। ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये हमारे घर की हर फटी रजाई और कपड़े को जोड़ने का जरिया है। तू बस थोड़ा सब्र कर, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। लखन ने उस रात आराम नहीं किया। उसने चिमनी की हल्की रोशनी में मशीन को खोला। उसका चक्का पूरी तरह जाम था और सुई टूटी हुई थी। उसने मिट्टी के तेल से एक एक पुर्जे को रगड़ा, जंग को साफ किया और पुराने कपड़े से उसे चमकाया। जैसे जैसे रात गहराती गई, लखन की मेहनत रंग लाने लगी। आधी रात के बाद जब उसने मशीन का चक्का घुमाया तो वो खट खट की मधुर आवाज के साथ चलने लगी। वो आवाज उस सन्नाटे में किसी संगीत की तरह थी। सुबह होते ही उसने सरला को जगाया और घर के पुराने फटे कपड़े और रुई इकट्ठी की। सरला, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। इन पुराने कपड़ों और रुई को मिलाकर करण के लिए एक ऐसी रजाई बनाओ कि ठंड उसके पास भी ना फटक सके। हमें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। सरला के हाथों में जैसे जादू आ गया। उसने पुराने टाट और चादरों को जोड़कर करण की फटी रजाई पर एक मजबूत कवच चढ़ा दिया। मशीन की सुई तेज रफ्तार से कपड़ों को जोड़ रही थी। कुछ ही घंटों में वो फटी रजाई एक भारी और बेहद गर्म गद्देनुमा रजाई में तब्दील हो गई। करण की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने उस रजाई को गले लगा लिया। वाह पापा, ये रजाई तो जादू जैसी है। अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। माँ, आपने तो इसे बिल्कुल नया बना दिया। अब मुझे शहर के कंबल की कोई जरूरत नहीं है। लखन और सरला ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि लखन के पास एक जादुई मशीन है जो पुराने बिस्तरों में जान फूंक देती है। अगले दिन ही पड़ोसी श्याम अपने फटे कंबल लेकर उनके आंगन में खड़ा हो गया। क्या तुम मेरी ये पुरानी दरी भी सिल सकते हो? बाजार में नई दरी बहुत महंगी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ भाई, हम इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। हम आपसे शहर के दर्जी से बहुत कम पैसे लेंगे। इससे आपकी भी मदद हो जाएगी और हमारा भी छोटा सा काम चल जाएगा। लखन और सरला के लिए ये एक नए रोजगार की शुरुआत थी। पूरे गांव के फटे पुराने बिस्तर लखन के घर आने लगे। सरला दिन भर मेहनत करती और लखन शहर जाकर कच्चा माल लाता। धीरे धीरे उनके घर की छत की दरारें भी भर गईं और उन्होंने एक छोटा हीटर भी खरीद लिया। सर्दियों के अंत तक लखन का कच्चा घर खुशहाली के पक्के इरादों से भर गया। लखन ने न केवल अपने परिवार को ठंड से बचाया, बल्कि गांव के दूसरे गरीबों को भी सस्ते में गर्माहट दी।
एक ठंडी रात को जब पूरा परिवार साथ बैठा था, लखन ने बड़े गर्व से अपनी उस सिलाई मशीन को देखा। सरला, आज हमारे पास सब कुछ है और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने हार नहीं मानी। इंसान के कपड़े पुराने हो सकते हैं, पर उसकी सोच और मेहनत हमेशा नहीं होनी चाहिए। सच कहा आपने। ये मशीन हमारे लिए सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष की जीत का प्रतीक है। अब हमें किसी ठंड या गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है। लखन का घर अब उम्मीद की एक ऐसी मशाल बन चुका था जिसकी रोशनी पूरे रूपनगर में फैल रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के पहाड़ कितने ही ऊंचे क्यों न हो, मेहनत और सूझबूझ की छेनी से उन्हें काटा जा सकता है। शिक्षा, सफलता का रास्ता बड़े शोरूमों से नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और उसके हाथों के हुनर से निकलता है। कर्ज लेकर दिखावा करने से बेहतर है कि अपने पास मौजूद संसाधनों को ही अपनी ढाल बनाया जाए।